हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 41। हमारा लास्ट टॉपिक है ये रीट एग्ज़ाम का, सीडीपी का, साइकोलॉजी का आपका लास्ट एग्ज़ाम है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। तो ये जो है आपका टॉपिक, ये यूनिट 2 से है आपका। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक टॉपिक में से, हर एक यूनिट में से आपके एक ना एक नंबर के क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर आएंगे। तो कोई भी जो टॉपिक है आपको मिस नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व। ये हमारी लास्ट टॉपिक है पूरे सिलेबस का। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो जो टॉपिक मैंने लास्ट अब कराए हैं, जैसे पियाजे का, कॉलबर्ग का सिद्धांत की क्लास ली थी, व्यक्तिगत की क्लास ली थी, और अब ये व्यक्तित्व की हो गई। तो ये जो थ्योरी थी, अब इनसे रिलेटेड एक दो दिन में कंटिन्यू क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है कि व्यक्तित्व वह समग्रता है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का परिलक्षण होता है। कि व्यक्तित्व एक ऐसी समग्रता होती है जिसमें क्या होता है, संपूर्ण गुण, जितने भी गुण होते हैं, सब मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, जितने भी सारे गुण होते हैं उनका क्या होता है, परिलक्षण होता है। यही क्या है, आपका व्यक्तित्व का अर्थ कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको मीनिंग? इसमें क्या होता है, मनुष्य की कोई भी मानसिक, ठीक है, मैंने अभी जो ओरली बताया, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, जितनी भी क्रियाएं होती हैं या फिर उसका जो व्यवहार होता है, व्यवहार को ही उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य की जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक क्रियाएं होती हैं या उसके व्यवहार को उससे क्या है, व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व वह समग्रता है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का परिलक्षण होता है। ओके, क्लियर? अब इसका शाब्दिक अर्थ, कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे, लैटिन भाषा के परसोना से हुई है। ठीक है, अब ये जो परसोना है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पोशाक। तो किससे हुई है, परसोना से हुई है। आपका जो परसोना है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आपका पोशाक। तो परसोना का मीनिंग होता है पोशाक। तो जिसका मतलब क्या होता है कि जिससे एक कलाकार, मान लो कोई कलाकार है, ठीक है, नाटक के समय मंच पर एक विशेष क्या करता है, एक तरह से भूमिका निभाता है। ठीक है, एक कोई कलाकार है, वो नाटक के समय मंच पर क्या करेगा, मंच पर एक विशेष भूमिका निभाने के लिए जो पहनता है, लेकिन पहनावे से इंसान की जो हकीकत से उसको अलग हो जाती है, शख्सियत जो है वो क्या है, हकीकत से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाह्य गुणों के आधार पर समझा जा सकता है। कि व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाह्य गुणों के आधार पर समझा जा सकता है, परंतु इससे व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ओके, कि इससे जो व्यक्ति है उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, उसके सिर्फ बाह्य गुणों को क्या है, समझा जा सकता है। क्लियर? अल्बर्ट के अनुसार, अल्बर्ट बोलते हैं इसी में, अल्बर्ट ने कहा है कि व्यक्ति को व्यक्ति के भीतर पूर्ण मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है। कि व्यक्ति को व्यक्ति के भीतर क्या है, मनोशारीरिक तंत्रों का क्या है, गतिशील या गत्यात्मक क्या है, संगठन है, जो
वातावरण में उसके संपूर्ण समायोजन को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ये होता है आपका व्यक्तित्व। अब इसकी एक परिभाषा भी है, एक दो परिभाषाएं हैं इसकी परिभाषा है व्यक्तित्व की। फर्स्ट दी है गिलफोर्ड के अनुसार है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। कि व्यक्तित्व क्या है, वो क्या है, गुणों का क्या है, समन्वित रूप है। ओके, वुडवर्ड बोलते हैं, वुडवर्ड कहते हैं कि वुडवर्ड के अनुसार है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है। ओके, उसके बाद इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है व्यक्तित्व के तत्व बोल सकते हैं हम, या फिर व्यक्तित्व के तत्व को व्यक्तित्व के तत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यही लिख लो, इसमें यहाँ पे यही लिख लो कि व्यक्तित्व के तत्व जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व के जो तत्व हैं, व्यक्तित्व के तत्व जो व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व बोल सकते हैं या फिर कारक बोल सकते हैं। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है हमारा शारीरिक गुण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर की, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके शरीर की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, जो गठन होता है, उसका भार होता है, रंग होता है, धमनी होती हैं, ये क्या है, ये सब के सब शारीरिक गुण होते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति लिख दो यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति के शरीर के ये सारे के सारे क्या होते हैं, शारीरिक गुण होते हैं। और इन गुणों का जो होता है वो व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हुई आपको कि व्यक्ति के जो शरीर की ये सारी चीज़ें हैं, इनके शारीरिक गुण जो हैं, इन पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति के अगर अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए विकसित या संतुलित शरीर रचना अत्यंत बहुत आवश्यक होती है। मीन्स कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके व्यक्तित्व का विकास करना है तो एक संतुलित जो संरचना होती है वो आवश्यक होती है। क्योंकि जो स्वस्थ शरीर में ही, आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का या मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है। तो इसीलिए व्यक्ति के जो मानसिक विशेषता, बौद्धिक कौशल, ये सभी होते हैं, तो ये सब क्या है, प्रभावित करती है। ठीक है, कि जो शारीरिक रचना है, या शारीरिक गुण हैं, ये व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका मानसिक गुण। तो मानसिक गुण में क्या आता है, मानसिक गुणों में आता है ज्ञान, ठीक है, भावना, इच्छा, स्वभाव, ये सब क्या होते हैं, ये सारे गुण शामिल होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये सभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चरित्र। चरित्र भी व्यक्तित्व का एक क्या होता है, प्रमुख अंग होता है। चरित्र का जो मूल्यांकन है वो नैतिक मूल्य और समाज के नियम के आधार पर किया जाता है। जो चरित्र है, अगर इसका मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन किसके थ्रू होता है, नैतिक मूल्य और समाज के नियम के आधार पर होता है। ठीक है, और यह किसी भी व्यक्ति की कमजोरी या फिर शक्ति, उच्च हो या निम्न हो, इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के आत्म संयम पर निर्भर करता है। चरित्र जो है किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति की कमजोरी क्या है, कमजोरी, शक्ति,
इन पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये आत्म संयम पर निर्भर करता है। चरित्र जो होता है, ठीक है, चाहे वह कमज़ोर हो या मजबूत हो, उच्च हो या निम्न हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चरित्र भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका संकेतात्मक गुण। इसमें क्या आता है आपका कि संवेग में भाव, ठीक है, आवेग, ओके, शारीरिक, देहिक जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, शामिल होती हैं। प्रतिक्रिया क्या होती है, शामिल होती है। ओके, और ये गुण क्या हैं, ये गुण या फिर ये जो विशेषताएं होती हैं, ये क्या करती हैं, विभिन्न श्रेणियों में प्रकट होती हैं। लाइक जैसे क्रोध, झगड़ा, प्रेम, भय, चिंता किसी चीज़ की, प्रशंसा कर रहा है कोई, हंसी, ऐसे भाव होते हैं, ठीक है, जो परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, प्रकट होते रहते हैं। तो जो व्यक्ति के संवेग व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या करती है, तो इसे व्यक्ति के स्वभाव का बोध होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि संकेतात्मक जो गुण हैं वो भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सामाजिक, कि सामाजिकता और जो विकास जो हैं वो समूह में होते हैं, ठीक है, जो सामाजिकता होती है और जो विकास होता है आपका, ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, समूह में रहती हैं, ठीक है। व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है वो परिवार में व्यतीत होता है। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, बालक है, तो उसका जो स्टार्टिंग का जो जीवन होता है वो कहाँ पर रहता है, परिवार में व्यतीत होता है। परिवार ही सामाजिक गुणों के विकास का क्या होता है, एक तरह से प्रमुख साधन होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, सहयोग, त्याग की भावना, जनहित की भावना, गुण जो हैं ये व्यक्तित्व के एक तरह से अभिन्न अंग होते हैं। और जो सामाजिकता है ये व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है आपका संकल्प शक्ति। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व की इच्छा शक्ति एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो जो संकल्प शक्ति है वो भी व्यक्तित्व के व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे ही क्या होता है, विचार शक्ति बढ़ती है, व्यक्तित्व में क्या आता है, निखार आता है। तो जो संकल्प शक्ति है ये भी आपके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक संरचना। इसमें आता है किसी भी व्यक्ति के जो मनोवैज्ञानिक संरचना में उसकी क्या आती है, अभिवृत्ति आती है। क्या आती है, अभिवृत्ति आती है। इसमें गुण आते हैं, इसमें संवेग आते हैं, भाव भी आते हैं, इसमें आदर्श आते हैं। ये सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, और इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति एक निश्चित अभियोग व्यक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट है इसका पॉइंट, सांस्कृतिक संरचना। सांस्कृतिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना में क्या आता है आपका कि व्यक्ति जिस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में रहता है उसके व्यवहार में, विचार में, परंपरा में सामाजिक मूल्य शामिल होते हैं। ठीक है, और जो उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में, विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का बहुत महत्व होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है हमारी इसमें हेडिंग व्यक्तित्व के प्रकार।
तो व्यक्तित्व के प्रकार, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह अंतर चाहे कम हो या फिर अधिक हो, पर ये होता ही है। परंतु अंतर के साथ साथ किसी न किसी स्तर पर समानता भी उनमें देखने को अवश्य मिलती है, और इसी समानता के आधार पर व्यक्तित्व का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है या उसके प्रकारों को बताया गया है। तो फर्स्ट आता है आपका युग ने, जो युंग हैं उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व को, जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसको दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, युंग ने किस में दो भागों में विभाजित किया है, फर्स्ट आता है बहिमुखी, सेकंड आता है आपका अंतर्मुखी। ठीक है, तो इसमें बहिमुखी कौन होते हैं, तो बहिमुखी के अंदर वे होते हैं जो सामाजिक और बहिर्गर्मी होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। लोगों के साथ रहने और सामाजिक कार्य करने के दौरान उन्हें दबाव का सामना करना पड़ता है, वो आते हैं बहिमुखी के अंदर। जो सामाजिक, जो व्यक्ति सामाजिक और बहिर्गर्मी होते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने और सामाजिक कार्य करने के दौरान उनके दबाव का सामना क्या करना है, सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कौन होते हैं कि अंतर्मुखी वे होते हैं जो दूसरों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं या संकोची रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एकांत प्रिय होते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, दूसरों से दूर रहते हैं या फिर संकोची रहते हैं। तो ये किसने बताया, युंग ने बताया है, युंग के अनुसार है ये। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के बहुत सारे सिद्धांत हैं, 7 सिद्धांत हैं, जो किसने दिए हैं ये आप इनके बारे में पता होना चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट आता है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए। कितने अंग बताए इन्होंने, कितने अंग बताए इन्होंने, 3 अंग बताए। अंग कितने बताए, 3 अंग बताए। कौन कौन से, इदम, अहम और आपका परम अहम, परम अहम। ये इन्होंने 3 अंग बताए, किस चीज़ के, व्यक्तित्व के। तो इन्होंने अब इदम के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया इदम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना। इन्होंने इदम के बारे में इन्होंने बताया कि यह जन्मजात प्रकृति होती है, जन्मजात प्रकृति। ठीक है, कि जो इदम होता है वो जन्मजात प्रकृति होती है। इसमें क्या होती हैं, वासनाएं होती हैं। और ये इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकृति होती है इदम वाली, इसमें जो इंसान है, व्यक्ति है, वो तत्काल ही सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। ठीक है, और पूर्णतः वो क्या करता है, अचेतन में कार्य करता है। ठीक है, इदम में आपको ये याद रखना है कि जन्मजात प्रकृति होती है और ये तत्काल में ही सुख पाना चाहती है। ठीक है, कि सुख पाना चाहती है। और इसमें क्या होती है, इसमें वासनाएं होती हैं जो व्यक्ति होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अहम, जिसको हम ईगो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा कि इससे पहले आप वो पढ़ो, पहले इससे पहले आएगा आपका
इससे पहले आएगा परम अहम, परम अहम, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह सामाजिक मान्यता या फिर परंपरा के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह संस्कार, आदर्श, त्याग और बलिदान के लिए तैयार करती है और ये देवत्व का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है? देवत्व का तो ये प्रतीक होती है। ठीक है, और ये आदर्श, त्याग, बलिदान के लिए तैयार करती है व्यक्ति को। आदर्श, त्याग, बलिदान के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? परम अहम मतलब सुपर ईगो। नेक्स्ट आता है आपका अहम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईगो। इसमें क्या होता है कि ये इदम और परम अहम, ठीक है, इसके बीच संघर्ष में या इनके मध्यस्थ में करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। इन दोनों के बीच काम करती है ये, और इंसान को, व्यक्ति को जीवन वास्तविकता से जोड़ती है। ठीक है, व्यक्ति को किससे जोड़ती है? जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। अहम जो है वो मानवता का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है? मानवता का क्या होती है? प्रतीक होती है। ओके, किसका प्रतीक होती है? मानवता का होती है, जिसका संबंध वास्तविक जगत से होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अहम जो होती है वो क्रियाशील होती है, जो व्यक्ति को क्या करती है? समायोजन, किसी भी चीज़ में, कहीं पे भी समाज में समायोजन में क्या करती है? सफल रखती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद आपका शारीरिक रचना का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया है या जिसके प्रवर्तक कौन है? शेल्डन। कौन है? शेल्डन। ठीक है, अब ये जो शेल्डन है, इन्होंने क्या किया? शारीरिक गठन और शरीर की रचना के आधार पर, किस पे? जो शेल्टन है इन्होंने क्या किया कि शारीरिक गठन और शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का इन्होंने क्या किया? प्रयास किया। इन्होंने बताया कि शरीर की रचना और व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उनके बीच में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध ये हैं, मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विशेषक सिद्धांत, जो हमारा किसने दिया? कैटल ने दिया है। कैटल इसके कौन है? प्रतिपादक हैं इसके, किसके? विशेषक सिद्धांत के। तो उसने क्या किया था? उसने कारक विश्लेषण नाम की सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करके व्यक्ति को अभिव्यक्त करने वाले कुछ सामान्य गुण खोजे, जिन्हें व्यक्तित्व विशेषक नाम दिया। ठीक है, विशेषक सिद्धांत में जो कैटल हैं, इन्हें क्या है? इन्हें व्यक्ति के व्यवहार की जो प्रक्रिया की निरंतरता और नियमितता के द्वारा जाना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, वैसे इसमें डिटेल में इतना नहीं आता, आपको जो मेन याद करना है ये बस याद कर लेना कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल है, शरीर रचना सिद्धांत के शेल्डन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के सिगमंड फ्राइड हैं। तो इनके अंदर से डिटेल जो है बहुत कम पूछी जाती है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बट इनका प्रतिपादक का नाम पता होगा, यही काफ़ी है इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका मांग का सिद्धांत, जिसको हेनरी मुनरे ने दिया था। ठीक है, अब ये जो हेनरी मुनरे हैं, इन्होंने बताया था कि मानव एक क्या है, कि जो मानव है वो एक क्या है? प्रेरित जीव है। क्या है? एक प्रेरित जीव है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो अपने अंतर्निहित
अंतर्निहित आवश्यकता, ठीक है, अंतर्निहित जो आवश्यकता होती हैं और जो दबाव होते हैं, इनके कारण जीवन में उत्पन्न जो भी तनाव को कम करने का या निरंतर प्रयास करता रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि जो मानव है वो एक प्रेरित जीव होता है जो अपने अंतर्निहित आवश्यकता और दबाव के कारण जो भी उनके जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव को क्या करता है, वो कम करने का प्रयास करता रहता है। ओके, जो हार्मिक सिद्धांत है पढ़ते हैं हम हार्मिक सिद्धांत के बारे में, जो किसने दिया था, मैकडूगल ने नहीं। इसमें भी करेक्शन करना कि जो आपका ये मांग सिद्धांत है मुनरे ने नहीं, ये भी आपका मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था, मैस्लो ने। ठीक है, तो जो हार्मिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, राम हरी ने 1990 के दशक में विकसित किया था। किसने, राम हरी ने 1990 दशक में विकसित किया था। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो हार्मिक संतुलन पर केंद्रित था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य के आंतरिक संघर्ष, कौन से संघर्ष, जो इसमें मनुष्य के आपके आंतरिक संघर्ष होते हैं, आंतरिक संघर्षों, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भय, आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी अपेक्षाएं और जो बाह्य वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ये जोर देता है कि जो हार्मिक संतुलन, हार्मिक सिद्धांत जो है ये मनुष्य के आंतरिक संघर्ष और बाह्य वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर क्या देता है, जोर देता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आत्मज्ञान का सिद्धांत, जो किसने दिया, मास्लो ने। तो यहाँ इसमें आत्मज्ञान का जो मतलब है वो है अपने बारे में सच्ची जानकारी रखना। ठीक है, यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी जानकारी होती है। आत्मज्ञान में क्या होता है, जो आत्मचिंतन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, आत्मचिंतन। ठीक है, और सामाजिक प्रक्रिया से मिलकर बनता है कि जो आत्मज्ञान है वो आपका आत्मचिंतन और सामाजिक प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति अपने बारे में जानता है और अपने व्यवहार को बेहतर इसमें कर सकता है। और ये किसने दिया था, मास्लो ने। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका जीव सिद्धांत। तो इसकी इतनी डिटेल नहीं आती, तो बस ये याद रखना जीव सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, ये सिद्धांत खत्म हुए, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तो जो व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तित्व को क्या माना जाता है, अनेक गुण और लक्षणों का क्या संगठन माना जाता है। जो व्यक्तित्व होता है उसको क्या माना जाता है, अनेक गुण और लक्षणों का संगठन माना जाता है। और व्यक्तित्व मापन की सहायता से, जो व्यक्तित्व मापन है इसकी सहायता से इन गुणों और लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभ कार्य कर सकते हैं हम। अब वो 4 लाभ कार्य कौन कौन से होते हैं कि व्यक्तित्व के विकास संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करना, व्यक्ति को कोई भी अपनी कठिनाई का निवारण करने का उपाय बताना। ठीक है, और व्यक्ति को व्यक्तित्व रूप से सामंजस्य करने में सहायता करना। 4 आता है विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना। लेकिन इसमें हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। ओके, तो जो व्यक्तित्व जो मापन होता है हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है 2 टाइप्स में होता है। 1 है हमारा अप्रत्यक्षीय
प्रक्षेपी विधि जिसको हम चेतना मन कहते हैं, और सेकंड आता है हमारा प्रक्षेप विधि जिसको हम अचेतन मन भी कहते हैं। ओके, अब जो आपका ये चेतन मन होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो आपका अचेतन मन है इसके भी बहुत सारे पार्ट्स आपके होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले चेतन मन की हम बात करेंगे, ये क्या होता है, ये हमारा आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक में डिवाइड है, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे चेतन मन में अप्रक्षेपी विधि के अंदर जो मापन है उसमें हम आत्मनिष्ठ के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आपका आत्मनिष्ठ में आत्मकथा, प्रश्नावली, व्यक्तित्व इतिहास, परिसूचियाँ, और आपका इसमें आता है साक्षात्कार। ठीक है, तो जो आत्मनिष्ठ आपका है चेतन मन के अंदर आत्मनिष्ठ है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आत्मकथा। तो आत्मलेखन जो होता है ये होता क्या है, इसमें आत्मकथा में क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षक के अंतर्गत अपने जीवन की घटना, इसमें व्यक्ति क्या करता है अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन क्या करता है, लिखने को कहा जाता है। मीन्स कोई व्यक्ति है उससे हम कहेंगे कि अपने जीवन की घटनाओं को क्या है इसके अंदर लिखो, लेकिन इसके आधार पर व्यक्ति के जो गुण दोष हैं इनका पता हम लगा सकते हैं। और इस तथ्य में क्या होता है कि व्यक्ति छिपाकर अधूरी जानकारी भी दे सकता है। आत्मकथा के अंदर हम व्यक्ति को कहते हैं, चेतन मन में होता है, आत्मकथा में होता है कि हम व्यक्ति को कहते हैं कि अपने जीवन की घटना का वर्णन जो है लिखो। इससे क्या होता है व्यक्ति के गुण और दोष का पता लगता है, और व्यक्ति क्या करता है इसमें अधूरी जानकारी भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है अपनी पूरी क्वालिटी बताना। ओके, सेकंड आता है इसके अंदर आपका प्रश्नावली। इसमें क्या होता है कि इस विधि में जो व्यक्ति के गुण के परीक्षण हेतु प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ हाँ और ना में ही उत्तर देता है। और इसमें क्या होता है कुछ प्रश्नों के पूरे उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रश्नावली का मतलब यही है कि व्यक्ति के गुणों के परीक्षण के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं, जिसमें हाँ या ना में व्यक्ति क्या है आंसर देता है। ओके, उसके बाद आता है व्यक्ति इतिहास। इस विधि में क्या होता है, परीक्षक क्या करता है, जो टीचर होता है एक तरह से, वो व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र जो होते हैं आदि के संबंध में उससे अनेक प्रश्न पूछता है। ठीक है, और इस प्रकार जो प्राप्त जो भी हमें सामग्री मिलती है, तो परीक्षक इस निष्कर्ष को खोजने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है, वह वातावरण में कहाँ तक समायोजित हो पाया है। तो इस प्रकार इस विधि का जो प्रयोग जो मोस्टली किया जाता है वो किया जाता है अपराधी जो बालक होते हैं या व्यक्ति के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति इतिहास विधि है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी परिसूचियाँ। इसमें क्या होता है, इस विधि का जो सर्वप्रथम यूज़ किया था वो वुडवर्ड ने किया था। वुडवर्ड ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, किसका परिसूची या जो है इसका प्रयोग किया था वुडवर्ड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानसिक रोगी सैनिकों पर किया था। किस पर किया था, जो मानसिक रोगी सैनिक थे उन पर किया था। और इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का क्या किया जाता है, प्रत्येक पक्ष से संबंधित प्रश्नावली होती है इसमें, जिसमें क्या होता है उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। और इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है कि जो बालक होता है किस में किया जाता है, बालक के कुसमायोजन को जानने के लिए, बालक के कुसमायोजन जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता, और इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को स्व मूल्यांकन विधि भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें साक्षात्कार। इस मौखिक विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है इसका प्रयोग? शारीरिक और मानसिक अवस्था के अध्ययन में। ओके, तो और इस विधि का जो प्रयोग है वो व्यक्ति की समस्या, कोई भी प्रॉब्लम में उसके समाधान के उपाय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब आता है आपका अपरेक्ष्य विधि में जो चेतन मन है उसमें आपका वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है निरीक्षण विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा, जो शिक्षक होता है वो बालक के विभिन्न परिस्थिति में सतत निरीक्षण क्या है किया जाता है, जिसके आधार पर क्या होता है व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ओके, सेकंड आता है समाजी मिति। इस विधि में क्या होता है, कोई भी समूह है, ठीक है, किसी भी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 प्रश्न देकर उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको ज्ञात करने के बाद उनके आधार पर समाज मिति का निर्माण किया इसमें जाता है। ठीक है, और ये जो विधि है समाज मिति जो विधि है इसका ये क्या है, ये बालक के सामाजिक गुण के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है ये वाली विधि। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर निर्धारण मापनी। इस विधि में क्या होता है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका कोई भी विशेष गुण है उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं कि उसके जो भी संपर्क में रहने वाले लोग होते हैं ना उनसे करवाया जाता है। और इसमें क्या होता है 4-5, जैसे एक व्यक्ति है और 4-5 इंसान व्यक्ति और छांट लिए जाते हैं, वोटिंग कराई जाती है कि इसकी क्वालिटी बताओ, देन उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है व्यक्ति को, जैसे सब लोग बताते हैं कि भाई ये इस तरीके का विचार करता है, ये इस तरीके का व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को समझा जाता है, उसी प्रकार का समझा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका निष्पादन। इस विधि का जो प्रयोग है निष्पादन विधि का वो हार्ट, सॉन ने और मे ने इन्होंने किया था ईमानदारी का गुण मापने के लिए। ईमानदारी का गुण मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था मे ने और हार्ट सॉन ने। ओके, और इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार परीक्षण विधि भी कहते हैं इस विधि को, और इस विधि का प्रयोग ईमानदारी का गुण मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा परिस्थिति परीक्षण। ये जो विधि है ये भी आपकी निष्पादन विधि के समान ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कृत्रिम जो परिस्थिति में क्या होता है व्यक्ति या बालक को रखकर उसका परीक्षण किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मनोविश्लेषणात्मक में मुक्त साहचर्य। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? फ्रायड हैं। और इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो मानसिक रोगियों के लिए किया जाता है इसमें, जिसके अंतर्गत क्या होता है जो छिपी इच्छाएं होती हैं या भावना ग्रंथि होती हैं वो प्रकट होती हैं और इसके आधार पर ही मनोरोगों का पता लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर स्व विश्लेषण। इस विधि में व्यक्ति को अपने स्वप्रो का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, मतलब स्व का खुद का ही वर्णन करने के लिए कहा जाता है, और इस विश्लेषण के आधार पर ही इच्छा की पूर्ति, उनमें जो बाधक तत्व होते हैं उनका पता लगाकर उनका निराकरण किया जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस विधि से उसके कुसमायोजन को भी सही दिशा दी जा सकती है। किसमें? स्व विश्लेषण विधि में, परीक्षण में, सॉरी। ओके, उसके बाद आता है आपका प्रक्षेप्य विधि अचेतन मन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट है हमारा
रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो परीक्षण है ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्विट्ज़रलैंड के मनोरोग चिकित्सक। कौन है? स्विट्ज़रलैंड के हरमन रोडशा। कौन है? हरमन, ठीक है, रोडशा क्या है, इसके प्रवर्तक हैं। इसमें क्या था, इसमें शाही के धब्बे वाले 10 कार्ड का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, रोडशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का यूज़ किया गया था? तो इसमें कितने कार्ड का यूज़ किया गया था? इसमें कार्ड का यूज़ किया गया था 10 शाही के धब्बे वाले कार्ड का यूज़ किया गया था। इनमें से 5 कैसे थे, 5 जो थे, 5 थे इसमें क्या था आपका कि इसमें 10 कार्ड थे। ठीक है, क्या थे? कार्ड, जिसमें से आपके 5 थे काले, ब्लैक कलर के, और जिसमें से 2 थे काले व लाल, और 3 थे अनेक रंग के, और 3 थे अनेक रंग के। ओके, फिर इसमें क्या होता है कि जो एक एक करके ये कार्ड्स जो हैं वो सभी बालक को क्या है, परीक्षार्थी को दिखाए जाते हैं। परीक्षार्थी इन धब्बों को देखकर जो प्रतिक्रिया करता है, परीक्षक उन्हें क्या करता है, चार्ट पर जो है अंकित करता रहता है, और फिर चार्टी की सहायता से क्या करता है, विश्लेषण किया जाता है। और जो रोडशा का मानना यही था कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो चेतन से अचेतन पर निर्भर करता है। मतलब कि व्यक्ति का जो कार्य है उसके अचेतन से क्या होता है, संचालित होता रहता है। इस परीक्षण से क्या हुआ कि जो शिक्षक है उसके जो परीक्षार्थी है, जो बच्चा है, उसके ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पक्षों का माप किया जाता है, और इन प्रयोग से ही मानसिक रोगों के निदान जो भी होते हैं, उपचार होते हैं, बाल निर्देश में भी प्रयोग किया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका, प्रशासनिक अंतर्रोधन परीक्षण। इसमें क्या हुआ था कि जो इसका जो परीक्षण का जो निर्माण है वो किसने किया था, मुरे ने किया था। किसने किया था? मुरे ने किया था, 1925 ईस्वी में किया था। इसमें क्या था, स्त्री और पुरुष, इसमें टोटल जो हैं 30 चित्र थे। कितने चित्र थे? 30 चित्र थे, जिसमें से 10 थे पुरुष के, 10 थे स्त्री के, और 10 थे दोनों के। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसको एक एक परीक्षार्थी को एक एक करके 10 कार्ड दिखाकर चित्र के संबंध में कोई कहानी सुनाने को कहा जाता है इसमें। और फिर क्या होता है, जो बालक होता है वह स्वयं को ही इसमें पात्र मान लेता है, और पात्र मानकर अपनी ही समस्या और विचार और भावना को क्या करता है, इसमें व्यक्त करता है। तो इससे उसकी समस्या का पता लगाकर निर्देशन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बाल अंतर्बोधन परीक्षण। ये जो परीक्षण है इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? निर्माण किया है लियोपोल्ड ने किया। किसने किया? लियोपोल्ड बैलक ने किया था 1948 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें जानवर के, किसके? जानवर के 10 चित्र दिखाए गए थे। ठीक है, यह 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था। 3 से जो 11 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए था, और यह परीक्षण TAT जैसा था। किसके जैसा था? TAT के जैसा था ये वाला परीक्षण। इसमें चित्र जो है मानवों के
ना होकर किसके थे, जानवर के थे। और इनके माध्यम से बच्चे के परिवार, सफाई, प्रशिक्षण संबंधी जो भी समस्या हैं, आदत हैं, उनका पता लगता है। और भारत में इस परीक्षण का संशोधन जो है वो कोलकाता की उमा चौधरी ने किया था। भारत में इस परीक्षा का जो संशोधन किया था वो किसने किया था? संशोधन जो किसने किया था वो भारत की कोलकाता की उमा चौधरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं कौन थे? पाइने और टेंटलर, ये क्या थे? प्रवर्तक थे। इस विधि में छात्र को क्या करा, कुछ अधूरे वाक्य पूरे करने के लिए दिए गए। क्या? अधूरे वाक्य पूरे करने को, ठीक है, पूरे करने को क्या करे, दिए जाते हैं। और इससे उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। यह लिखित विधि केवल शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है इसमें खेल व नाटक विधि। इस विधि में बालक को पूर्व नियोजित खेल या नाटक में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने के लिए कहा जाता है। लेखक खेल और नाटक के पात्र की जो भूमिका करते समय बालक के व्यक्तित्व संबंधी गुण इससे क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ओके, तो ये है आपके व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, चेतन मन की और अचेतन मन की, दोनों क्लियर कर दी हैं। कुछ भी आपका एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। आपका जो रीट एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है एक तरह से। सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने करा दिए हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, आज जो 2 आपकी यूनिट है ये भी कंप्लीट हो गई है। बस अब क्या करना है कि अभी मैंने 1-2 दिन पहले जो आपको टॉपिक पढ़ाया था पियाजे कॉलबर्ग का, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे वो, और ये जो आपके लास्ट के 2 टॉपिक हैं व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विभिन्नता, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। देन उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा रीट एग्ज़ाम का बिल्कुल। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।